सभी को नमस्कार। फाइनल टच की सीरीज में इससे पहले मैंने साइकोलॉजी के लगभग टॉपिक करवा दिए थे। सिर्फ 3 टॉपिक आपके बचे हैं। एक विकास जो आज कंप्लीट हो जाएगा, एक लर्निंग अधिगम हो जाएगा, और तीसरा 21वीं सदी के कौशल। ये केवल 3 टॉपिक बचे हैं। बाकी पूरे के पूरे सभी टॉपिक्स मैंने फाइनल टच के माध्यम से हमने चर्चा कर ली है और लगभग टॉपिक्स हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम इस विकास टॉपिक को भी कंप्लीटली कवर करेंगे। नेट का क्या चक्कर आ रहा है स्ट्रीम के डिफॉल्ट। ओके, आवाज आ रही है क्या साफ? करें स्टार्ट। ऐसे मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्या चक्कर है? ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके। आज नेटवर्क का कुछ इश्यू लग रहा है, ऐसे घूम रहा है। नमस्ते नमस्ते। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें जितने भी प्रश्न बनाए हैं मैंने ग्रेड सेकंड में स्पेशली जो प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा ग्रेड सेकंड की जो थीम है वो मैंने जो फील किया है ग्रेड सेकंड का स्पेशल एग्जाम पैटर्न, विकास टॉपिक में से जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सिद्धांतों ज्यादा प्रश्न पूछे गए, जैसे कॉलर बर्ग, जीन पियाजे, इमोशनल डेवलपमेंट, मूल प्रवृत्ति वाला सिद्धांत, विकास के सामान्य सिद्धांत। मतलब कहीं भी बाकी चीजों पे नहीं पूछा है। तो आप जब लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे हो तो ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इन्हीं के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना, बाकी चीजों को इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब केवल इन प्रश्नों को बेस बना लेना कि ये चीजें मुझे टच करनी है और बाकी चीजें छोड़ देनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बन जाती है। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब समझ गए, 2 से 7 वर्ष। यहाँ मौखिक भाषा का सबसे अधिक विकास होता है और बच्चा अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से, मतलब एक वर्ड आता है प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक भाषा का विकास सबसे अधिक कहां पे होता है? तो याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं 2 से 7 वर्ष। मौखिक भाषा का भी सबसे अधिक विकास होता है। तो ये कथन क्या है? सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालकों में कॉन्क्रीट लॉजिक तभी संभव है जब वे संक्रिया का बोध करते हैं। संक्रिया का मतलब जैसे रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, कंजर्वेशन की योग्यता क्या होती है, ठीक है, अनपलटन का दोष क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इनको एक प्रकार से संक्रिया या अपन स्कीमा बोल सकते हैं। पियाजे के अनुसार संक्रिय ऑपरेशन भी मानसिक नियमों का वह शक्तिशाली समूह है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित या रूपांतरित करती है। मतलब जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट था, स्कीमा क्या है? अपन जो भी सूचनाओं की संगठित संरचना है जिसकी सहायता से अपन जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं, वो क्या है? अपनी स्कीमा है। तो ये कंप्लीटली तीनों प्रश्न, 3 अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, मैंने मिला के एक प्रश्न बनाया ताकि आपको 3 प्रश्न नहीं पढ़ने पड़े, एक समझ बन जाए कि जीन पियाजे पे ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो प्रतीकात्मक भाषा सबसे अधिक यहां पे होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कॉन्क्रीट लॉजिक डेवलप हो जाता है। और कॉन्क्रीट लॉजिक का मतलब संक्रियाएं क्या होती हैं? तो संक्रियाएं वो हैं जो विचारों का जो समूह है जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं। तो इसमें तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी सभी सही है। हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। लोरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोहलरबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप ग्रेड सेकंड को लास्ट टाइम के हिसाब से देखना चाहते हैं, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना चाहते हैं, तो जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, इरिक एरिक्सन, इन तीनों के सिद्धांत को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। लगभग प्रश्न यहां से आ जाएगा। और एक विकास के सामान्य सिद्धांत, पहला है आत्म परिपूरक पारस्परिकता, सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी, जैसे को तैसे की भावना नैतिक विकास के साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता अवस्था यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन चरण की मुख्य विशेषता है। आपको ये समझना है कि सर आत्म परिपूरक पारस्परिकता क्या होती है। लास्ट सेकंड में प्रश्न आया था। आत्म परिपूरक का मतलब बच्चा अपनी आवश्यकताओं को समझता है लेकिन दूसरे के अधिकारों को भी जानता है। वो जैसे को तैसा, तुम मेरे सिर पे खुजली कर दो, मैं तुम्हारे कमर पे कर दूंगा, ठीक है, तुम मेरे हितों की रक्षा करोगे तो मैं भी तुम्हारे हितों की रक्षा करूंगा। यानी यहां बच्चे की जो नैतिकता का आधार होता है वो अदला बदली होती है। तुमसे मुझे फायदा होगा तो मैं तुझे फायदा दूंगा,
तो ये जो अवस्था होती है पूर्व रूढ़िगत अवस्था में, जो सेकंड स्टेज है, इसको इसने बोला है आत्म परिपूरक पारस्परिकता। कहां पाई जाती है? सापेक्षवादी उन्मुखता, जहां बच्चा अपने हित के अनुसार नैतिकता की व्याख्या करता है। तो ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जब बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत डेवलप कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग भी करता है, तो यह सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन अवस्था को दर्शाता है। ये मुझे सही नहीं लग रहा। कोहलरबर्ग के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, नैतिक विकास के रूढ़िगत स्तर। रूढ़िगत देखो स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर बताए इसने। एक पूर्व रूप अब रूढ़िगत है, एक केवल रूढ़िगत है, और एक पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर रूढ़िगत है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेज है, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं रूढ़िगत में, और इसमें चौथी अवस्था होती है वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेज होती है, जहां ये मानता है कि कानून सब कुछ है, कानून के सामने सब समान है, कानून अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता। तो जब हिंज की नैतिक दुविधा हो, चाहे कुछ भी करना हो, कानून का सबको सम्मान करना पड़ेगा। तो कानून को सर्वोच्च जो मानता है वो ये अवस्था होती है कानून व्यवस्था अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन समझना, कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत विकसित करता है। पहली बात तो ये समझना, नैतिक सिद्धांत कौन सी अवस्था में डेवलप करता है? किशोर अवस्था में डेवलप करता है। यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होती है लास्ट वाली, उसमें बच्चा क्या करता है? नैतिक सिद्धांत डेवलप करता है। लेकिन इसकी लाइन समझना, जो समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। अब जैसे सार्वभौमिक नैतिक अवस्था जो छठी अवस्था है, किशोर अवस्था में स्पेशली, वहां वो नैतिक सिद्धांत डेवलप करता है, लेकिन वो समाज के दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होते हैं, वो विवेक के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। लेकिन जो 5वीं अवस्था है, जिसको इसने बोला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, उसमें उसकी नैतिक सिद्धांत तो डेवलप करेगा, लेकिन वो लोकतांत्रिक आधार पर होंगे, समाज की आम सहमति भी बल देगा। इसलिए इसमें आंसर क्या माना गया है? सामाजिक अनुबंध माना गया। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये 3 अलग अलग एग्जाम में, मतलब सेकंड ग्रेड में 3 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने तीनों को मिला के एक सुंदर सा प्रश्न बनाया है कि आपको एक समझ बने कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो मेरा आंसर क्या होगा। तो कोहलरबर्ग को ढंग से समझ के जाइएगा बेटा जी। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बच्चा कह रहा है सर मैं आपकी आवाज नहीं समझ सुन पा रहा हूं। आवाज तो आ रही होगी ना? ओके, डी आंसर है ना? आवाज आ रही है बेटा जी? बताओ सभी फटाफट। आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं? मैं सुंदर सा दिख रहा हूं कि गंदा सा दिख रहा हूं? बताओ ना। यार आप इंटरेक्शन नहीं करते हो बेटा। सोसाइटी का पर्पज है व्यवस्था को बनाए रखना। देखो क्वेश्चन को समझना कुछ नहीं है। आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास की इसने 6 अवस्थाएं बताई। उसमें पहली दूसरी अवस्था है जहां व्यक्ति की नैतिकता का आधार होता है अदला बदली, कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। यानी यहां नैतिकता छल आधारित होती है। दूसरी ये 5वीं अवस्था है जहां वो कहता है कि नैतिक सिद्धांत डेवलप करेगा, लेकिन वो सामाजिक नियमों के अनुसार होगा, समाज के खिलाफ नहीं जाएगा यहाँ पे। और जो ये चौथी अवस्था है, इसमें कानून को सबसे ऊपर माना जाता है, कानून को तोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है। ओके, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग पे जोर मत डालो, आराम से रिलैक्स होके बैठो, चीजें समझ में आएंगी। ओके, डन। लव यू बेटा, लव यू। लव यू वर्ड में बहुत धोखा है यार, क्या बताएं आपको। अगला देखना, मानव विकास के प्रारूप पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इसके सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विकास के प्रारूप को समझने के लिए मानना आवश्यक है कि विकास उत्तेजना स्टिमुलेशन द्वारा बढ़ता है और इसके प्रारंभिक आधार अत्यधिक जटिल और महत्वपूर्ण होते हैं। ये 2 एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, 2 को मिला के बनाया है। क्या विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है? आपका आंसर होगा सर, उत्तेजना या स्टिमुलस जो है वो विकास को बढ़ाते हैं। जैसे भाषात्मक विकास है, जैसे गामक विकास है। मैं बच्चों को कहूंगा बेटा इधर आना, बेटा देखना आप चल सकते हो, देखना देखना मैं पकड़ रहा हूं तुम्हें, ठीक है? अरे आप बोल सकते हो, वेरी गुड, शाबाश बेटा, मैं आपको एक टॉफी दूंगा यदि आप दौड़ के आओगे। यदि आप मुझे
ये वर्ड बोलोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, और बच्चा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। तो एक्साइटमेंट, उत्तेजना जो है यानी स्टिमुलेशन जो है वो विकास को बढ़ाते हैं, और इसके प्रारंभिक आधार जटिल महत्वपूर्ण। ये एलिजाबेथ हरलोग जो विकास के ऊपर सबसे अधिक काम किया है, इन्होंने कहा है कि जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसको खतरनाक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि विकास इस समय बड़ा जटिल अवस्था से गुजरता है। इस समय बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बड़ा अस्थिर होता है और उस समय हमें सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसलिए विकास के जो प्रारंभिक आधार वो जटिल भी होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो ये दो प्रश्न आए, दोनों मैंने समझा दिए, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट। विकास के प्रारूप के अंतर्गत ये सार्वभौमिक नियम है कि सभी व्यक्तियों में विकास की गति और प्रतिमान पूरी तरह से समान होती है। एकदम सही बात है। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित नियम का अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष सेंट्रल से शुरू होकर चरम सीमा एक्सट्रीमेंट की ओर बाहर फैलता है, जिसमें समीपस्थ, दूरस्थ, प्रोक्सिमी डिस्टल। प्रोक्सिमी डिस्टल का मतलब होता है बच्चे का जो विकास होता है वो, ठीक है, अरे ऐसे, हाँ, ये जो उसका सेंटर पॉइंट है, अपनी नाभि जो होता है ना, अपना सेंटर पॉइंट होता है। तो विकास जो होता है वो शुरू होता है अपनी नाभि से। अपनी पेट की हड्डियां सबसे अधिक डेवलप, पहले डेवलप होती हैं, फिर अपने हाथ और पैरों की हड्डियों तक अपना विकास फैलता है। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? नाभि से हुई। इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि विकास, अपने पुराने लोग बड़े समझदार थे, वो ये कहते थे कि यदि आपकी नाभि सही है तो बाकी पूरा डेवलपमेंट सही है। अधिकतर बच्चों को आपने देखा होगा, आप में से कई बच्चे कहते हैं सर आलसी है, हिम्मत को नहीं हुए, मन को न लगे। ये क्या है? आपके लगभग बच्चों के पेट की प्रॉब्लम, आपकी नाभि में प्रॉब्लम है। नाभि में प्रॉब्लम है, आपका विकास बढ़ता ही नहीं है, आप में सब बीमारियां यहां से आती हैं। तो विकास का जो मेन पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है। इसलिए पुराने लोग जो हैं वो अपने लूण या घी डालते थे यहाँ पे, जिससे होता था। आजकल तो ये पता नहीं तुम कौन कौन सी क्रीमें लगाते हो फालतू की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास हमेशा इससे शुरू होता है। एक होता है सिफोलोकोडल, जिसका मतलब विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की ओर चलता है। तो ये दोनों विकास के सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा बी ऑप्शन है वो एकदम गलत है। दूसरा बी ऑप्शन गलत क्यों है बेटा? इसलिए गलत है क्योंकि विकास की गति और प्रतिमान पूरी तरह से समान नहीं होती है। विकास पूरी तरह असमान होता है। ठीक है, कोई बच्चे का विकास बहुत तेज गति से होता है, किसी का धीमी गति से होता है। यानी विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चे का, दो जुड़वा बच्चे हैं उनका भी विकास समान नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन यहां पे क्या हो गया? गलत हो गया। ए और सी क्या है? दोनों सही है। ओके, डन। अरे वाह भाई, मुन्नी ने बड़ी प्रशंसा कर दी। सर यू लाइक ए रोज, यू लुकिंग लाइक ए रोज। वाह क्या बात है, मजा आ गया। यस यस यस, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। तो इसमें ए और सी आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिएगा। कथन है, जब कोई बालक किसी विशिष्ट परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं और उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए कोई बाहरी कार्य या आचरण करता है। इस वर्ड को पकड़ लेना, ये नया प्रश्न आया था पिछली बार। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट पे एक नई चीजें पूछी गई थी, दो प्रश्न नए पूछे गए थे, दोनों मैंने शामिल किए हैं। उसे नैतिक व्यवहार कहा जाता है, मॉरल बिहेवियर कहा जाता है। मतलब आप ये समझ के रखो कि नैतिक व्यवहार का मतलब है जब कोई चीज तुम्हारे व्यवहार में परिलक्षित हो जाती है, मतलब तुम उस चीज को कर डालते हो। ठीक है ना, जब मान लो कोई चीज पे सोचते हो कि यार ये सही गलत है, तो वो है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। ठीक है, नैतिक निर्णय का मतलब है तुम डिसीजन ले लेते हो अगर मुझे मदद करनी चाहिए, और जब तुम रियल में उस व्यक्ति की मदद कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? नैतिक व्यवहार। तो एकदम सही बात बोली है, सामाजिक मान्यता और उचित ध्यान रखते हुए जो व्यवहार करेंगे उसको अपन मॉरल बिहेवियर बोलेंगे। कारण है, नैतिक निर्णय, मॉरल जजमेंट और नैतिक तर्कना के आंतरिक वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी नैतिक व्यवहार के प्रत्यक्ष निष्पादन से पहले घटित होती हैं। यानी नैतिक व्यवहार से पहले क्या घटित होते हैं? नैतिक निर्णय और नैतिक तर्कना। यह मतलब एक प्रक्रिया है। आप यूं समझना, जैसे सबसे पहले होती है नैतिक भावना। ये प्रश्न आया हुआ है, नैतिक विकास का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले नैतिक भावना होती है, नंबर 2 पे आता है नैतिक तर्कना आता है, रीजनिंग आता है, फिर नैतिक निर्णय आता है, डिसीजन आता है, और 4 नंबर पे आता है बिहेवियर। यानी लास्ट में जो होता है वो आप व्यवहार करोगे। ये नैतिक विकास का सीक्वेंस होता है। ये पूरा का पूरा याद रखना, नैतिक विकास का सीक्वेंस ऐसे होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों क्या है? सही है। ठीक है, लेकिन इसमें नैतिक व्यवहार क्या होता है इसकी व्याख्या नहीं की है। इसने दूसरे कथन में नैतिक निर्णय और नैतिक तर्कना की बात कर दी। नैतिक व्यवहार किसे कहा जाता है, नैतिक व्यवहार क्यों होता है,
तो वो चीज की व्याख्या नहीं कि इसलिए कथन और कांड दोनों सही है, लेकिन कथन कांड की सही व्याख्या नहीं करता है। बी। ओके, डन। निश्चित रूप से बेटा रूप सिंह, कभी भी आए आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा। अपने थर्ड ग्रेड के लिए आपको बधाई, और आप कभी भी आ सकते हैं ना। ओके। क्या क्लियर नहीं आ रहा बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा। मानव विकास के गुण सिद्धांत और अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विकास का पैटर्न पूर्णतः पूर्व अनुमानित, प्रिडिक्टेबल, मतलब कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो, परंतु इसकी दर अपरिवर्तनीय है। मतलब भविष्यवाणी कर सकते हो लेकिन इसकी दर अपरिवर्तनीय, दर हमेशा समान रहती है। हरलोक के अनुसार विकासात्मक संकट केवल पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होते हैं। नहीं, एलिजाबेथ हरलोक ने कहा विकासात्मक संकट पर्यावरणीय और वंशानुगत कारक यानी जैविक, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट कारक दोनों से प्रभावित होते हैं। तो H गुणा E दोनों का परिणाम मानता है, न कि केवल पर्यावरणीय कारक। किशोर अवस्था जैविक और मानसिक दोनों स्तर पे रैपिड ट्रांजिशन, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज परिवर्तन होते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, इमोशनली भी, जितने भी तेज परिवर्तन होते हैं, विकास की सबसे रैपिड अवस्था मानी जाती है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। तो इसमें तीनों ही सही है क्या, या दो सही है? बताओ, आंसर बताओ बेटा। आंसर क्या होगा? सर, आई एम गोइंग टू गिव द LDC एग्जाम टुमारो। बधाई बेटा, दे के आओ आराम से। कल मेरी भी ड्यूटी LDC एग्जाम में। संडे वनडे कुछ नहीं होता, नौकरी के बड़े, आपको लगता है नौकरी बड़ी मस्त होती है, नौकरी के भी भाई नुकसान भी होते हैं कई बार। संडे को भूल जाओ आप। नेगेटिव क्वेश्चन होने से बचने के लिए बेटा अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। यस, एकदम सी आंसर सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। ये पूर्व अनुमानित तो होता है लेकिन दर जो होती है वो भिन्न होती है, दर कभी भी एक समान नहीं हो सकती, ठीक है ना। अलग अलग अवस्थाओं में इसकी दर जो है वो अलग अलग होती है। तो ये आधा सही है, आधा गलत है, और ये पूरा गलत है, और तीसरा एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है मार्क्स का, पिछली सेकंड ग्रेड में आया था। मार्क्स और उसके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म संपर्क कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है, ठीक है ना। ये बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट एक थ्योरी है इसकी। एलपी, BFLP, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया है बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट। मतलब ये कहता है कि मान लीजिए कि एक छोटा सा तालाब है और उसमें मछली बहुत बड़ी है, तो उस मछली जब अपनी छोटी छोटी मछलियों को देखेगी तो उसका शैक्षिक आत्म संपर्क मजबूत हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें छोटी छोटी मछलियां हैं, ठीक है, तो वो जो छोटी मछलियां हैं वो उसको अब कंपैरिजन करेंगे तो उनका शैक्षिक आत्म संपर्क क्या हो जाएगा? कमजोर। इसको एक नॉर्मल प्रैक्टिकल भाषा में यूं समझ सकते हो आप कि किशोरावस्था का जो बच्चा होता है वो हमेशा किससे प्रभावित होता है, कि आप दो क्लासें लीजिए। एक क्लास ये लीजिए कि एक बच्चा एवरेज है, उसको बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में छोड़ दीजिए। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जो एवरेज बच्चा होगा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि यार इनको तो सब कुछ आता है। और मान लीजिए कि एवरेज बच्चे को बिलो एवरेज के बीच छोड़ दीजिए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसे लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं था, तो मैं एक एवरेज बच्चा था, मुझे पढ़ाई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था 11th में, तो मेरी जो क्लास थी उसमें मैं ठीक था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ठीक हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं क्लास में फील करने लग गया कि मैं टॉप कर जाऊंगा। और सच बताऊं, मेरा पढ़ाई का इतना गजब माहौल बन गया। यदि मैं किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता और बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में बैठता तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो बिग फिश लिटिल पॉन्ड इफेक्ट की थ्योरी ये कहती है कि किशोर विद्यार्थी हमेशा किससे तुलना करेगा? अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से। वो कितना इंटेलिजेंट है क्या नहीं है, क्लास के अन्य बच्चों में उसका स्थान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एवरेज स्टूडेंट को कभी भी बहुत टॉप बच्चों के बीच में मत रखिए, वरना उसका सेक्सी कॉन्सेप्ट एकदम डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा यार मैं तो बहुत बकवास हूं भाई, इनको सब कुछ आता है।
इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ए आंसर। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा बेटा। एरिक्शन पे बहुत प्रश्न पूछे गए पिछले सेकंड में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एरिक्शन के जीवन काल विकास सिद्धांत के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। अपनी क्रियाओं पे स्वयं की नियंत्रण योग्यता से फ्रीडम होने का एहसास पहल बनाम अपराध बोध इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की विशेषता है। एरिक्शन के कर्मिक पदानुक्रम में स्वायत्ता बनाम ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की अवस्था से ठीक पहले विश्वास बनाम अविश्वास यानी एक नंबर की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट, और ठीक बाद में पहल बनाम गलानियन तीसरी अवस्था आती है। पहचान बनाम पहचान भ्रम आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन की संकटपूर्ण विकासात्मक अवधि मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में परिलक्षित होती है, गलत है। ये किस में परिलक्षित होती है? किशोर अवस्था में, जो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा। ठीक है, तो इसमें से कौन से कथन सही है बताओ। ए। बेटा मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं। यस बेटा, अवनी नाम है डॉटर का। बताएं। ओके, देखो सिंपल सी बात है। स्वतंत्र होने का जो एहसास होता है वो पहल बनाम अपराध बोध में नहीं होता, वो ऑटोनॉमी वर्सेज सेम में होता है, जो 18 महीने से 3 वर्ष का जो समय होता है, दूसरी अवस्था है। इसमें बच्चा फ्रीडम होना चाहता है कि वो स्वतंत्र कार्य करना चाहता है। पहल बनाम अपराध का मतलब होता है जहां बच्चा इनिशिएटिव वर्क करेगा, हटकर कार्य करेगा। यदि उसको स्वीकृति नहीं मिली तो उसमें अपराध बोध आ जाएगा, मतलब उद्देश्य का भाव पैदा होता है, यहां इच्छा शक्ति डेवलप होती है। ट्रस्ट वर्सेज अनट्रस्ट में बच्चा माता पिता का प्यार चाहता है। और पहचान बनाम पहचान भ्रम में ये होता है जहां बच्चा अपनी आइडेंटिटी की मैं ये करूं कि मैं वो करूं, ये किशोर अवस्था की विशेषता है, ये 5वीं अवस्था होती है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है पहल बनाम अपराध बोध मानी जाती है। तो इसमें ये गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें कौन से सही नहीं पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो आंसर हो जाएगा 3, ए और सी। ओके, ए और सी। अगला प्रश्न देखना है भी इरिक्शन का है। इरिक्शन के 4-5 प्रश्न आए थे, उनको मिला के 2 बनाए मैंने। एरिक्शन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने और बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव डेवलप हो जाते हैं? समझ रहे हो आप? कौन से भाव डेवलप हो जाते हैं? अच्छा प्रश्न है ये। आप में से कई बच्चों को लगता है कि सर मैंने बहुत तैयारी कर ली, अब नहीं होना, दिमाग खराब हो गया सर, कितनी कंपटीशन है। कई बार चीजें ऐसे होती हैं। पता नहीं, मेरे साथ एक बहुत पॉजिटिव संजोग रहा है और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद मान लीजिए। मैं क्लास में भी कई बार बोलता हूँ, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करता हूँ, कि उसमें सिलेक्शन रेशियो सबसे अधिक होता है। मेरे साथ एक संजोग हो रहा है, मेरे पास जो बच्चे काम करने आए, मतलब ऐसे ही कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं आपका ऐसे ही काम करूंगा, ऐसे कम से कम 8-9 बच्चे। एक पहले लड़का जुड़ा जो मेरे साथ आया, वो थर्ड ग्रेड टीचर बन गया जुड़ने के 4 महीने बाद। ठीक है, ये भी उसने बाद में मेरे साथ चीट भी किया। उसके बाद 3 बच्चे और जुड़े। ठीक है, उन 3 में से एक कॉमर्स, उसने भी मतलब कुछ नहीं, मेरे मतलब पोस्टर बनाना और ये सब करता था, वो का लड़का पढ़ता भी था। और वो लड़का मतलब इतनी उसमें मेरे प्रति पता नहीं क्या भाव था, वो कॉमर्स में स्कूल लेक्चर बना। एक थर्ड ग्रेड टीचर बना जिसने हमेशा मेरे लिए कभी भी सर ये चीज मैं कर देता हूँ, सर ये मैं चीज कर लेता हूँ। और एक जो है वो पटवारी में चयनित हो गया। वो 3 लड़के थे, एक साथ चयनित हो गए, मतलब 1 साल के भीतर। फिर एक बच्चा स्कूल व्याख्या था, मतलब वो मेरे प्रति कोचिंग में शिक्षक जब पढ़ाता था उसमें बड़ा सा अच्छा भाव रखता था, मतलब मेरी भी उस दिल में, मतलब मैं जिसके बच्चे के लिए सोचता हूँ कि यार ये बच्चा हो जाना चाहिए, वो हो जाता है। एक वाइब्स का गेम होता है, आशीर्वाद का गेम होता है। वो बच्चा स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी में सेलेक्ट हो गया। ऐसे आपको बताऊं कि अभी एक बच्चा मेरे साथ पहले 1 साल उसने काम किया ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं आपके साथ आपके पास रहूंगा काम करूंगा, पढ़ता भी था वो। और उस बच्चे ने सोच लिया कि सर अब मेरा नहीं होगा। अभी वो दोबारा मेरे पास आया, बोला सर अब मैं नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा, मैंने गवर्नमेंट नौकरी के फॉर्म भरना बंद कर दिए हैं, अब मैं आपकी शरण में रहूंगा और मैं अपनी एजुकेशन टीम के साथ जुड़ के बढ़िया काम करूंगा। बहुत अच्छा लड़का है वो। ठीक है, मैंने सोचा कि अब ये इसको गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं है, मतलब तैयारी करनी नहीं है। और वो ये सोच के आया कि मैं सर अब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, ना फॉर्म भरना ना तैयारी करनी है, केवल आपके साथ काम करूंगा जोरदार। अब देखिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स का गेम है। 4th ग्रेड का उसने लास्ट एग्जाम दिया था और उसे था कि सर होगा भी नहीं। अब उसने रिजल्ट वाले रिजल्ट नहीं देखा, अब कल उसने अचानक से रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि मेरा हो गया है। आज उसको रोजगार मेले में जाना तो मेरा तो सिलेक्शन ही हो गया।
मैंने कहा कि जिंदगी में कई बार क्या होता है, वाइब्स का बड़ा गेम होता है, ठीक है ना। कई बार अपन सोचते हैं कि अब तो नहीं होना है यार, छोड़ दो, और उसने सच में छोड़ दिया था, और उसको खुद को पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो रोजगार मेले में गया। तो मतलब कई बार आपको लगता है ना कि सर अब तो नहीं होना है, उस समय आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिंदगी में कभी एकदम से मत छोड़ना कि सर अब तो होगा ही नहीं, पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए। कई बार पेपर आपका बहुत अच्छा नहीं होता, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहा करो। ये जो अपने बार बार असफल होते हैं, तो उससे हमारे अंदर कौन सा भाव डेवलप होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरिटी का मतलब क्या होता है, ये परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत आता है। इरिक्शन के अनुसार जब आदमी ये समझ लग जाता है मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं तो सफल हो ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सबसे गंदा भाव होता है, ये जिंदगी में कभी आना नहीं चाहिए, ठीक है। ये परिश्रम बनाम हीनता का ये एक मूल भाव है, ठीक है। ओके, तो बी आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, मतलब अप्लाई टाइप का प्रश्न। कथन देखना, नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत। पहली बात तो नैतिक क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, ट्यूटोरियल। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। एलियट ट्यूटोरियल ने नैतिक विकास का क्षेत्र सिद्धांत दिया था, ये पिछली बार आया था। इसमें कहता है नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित नियमों को सामाजिक परंपरागत सोशल कन्वेंशन रीजनिंग कहा जाता है। इसने 3 प्रकार के क्षेत्र बताए थे। एक टोटल नैतिक क्षेत्र, जो सामान्य अपन दूसरों के कल्याण के लिए यूज करते हैं, नैतिक क्षेत्र। एक इसने सामाजिक परंपरागत नैतिक क्षेत्र बोला है, और एक इसने व्यक्तिगत नैतिक क्षेत्र बताया। इसने टोटल 3 कॉन्सेप्ट दिए। ये मैंने बता किताब में डाल भी रखा है, इसको देख जाना। पहली बार प्रश्न पिछली बार ही आया था। कारण ये बता रहा है कि सामाजिक परंपरागत नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, तथा ये किसी विशिष्ट सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। ये सही बात है क्या, सामाजिक परंपरागत नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं और किसी विशिष्ट सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर नहीं होते हैं। बताओ फटाफट, बताओ बताओ। बताओ बताओ। बेटा वाइब्स का गेम है। अब आपको हो सकता है मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को हो सकता है बहुत गंदा लगता हूँ, सब वाइब्स हैं, पूरी वाइब्स का गेम होता है। बट ये होता है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, और वो टीचर आपके प्रति बहुत पॉजिटिव वाइब्स रखता है, तो वो चमत्कार होता है वहाँ पे, कंप्लीट चमत्कार, लाइफ बदलती है। ये मैंने देखा है, फील किया है मैंने चीज़। क्या कर रहे हैं बेटा, आंसर क्या आएगा इसमें, बी आंसर आएगा, 2 नंबर। बेटा सिंपल सी बात समझो, देखो सामाजिक परंपरागत नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल हो सकते हैं, ठीक है, बट ये किसी विशिष्ट सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर नहीं होते हैं। अरे हर सामाजिक, अपने हर समाज संस्कृति का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। हमारे कोई समाज संस्कृति का हमने नियम बना दिया कि महिलाओं को जो है वो पर्दा रखना है, या हमने कोई बना दिया कि बच्चों को इस प्रकार से खड़ा होना है, बच्चों को दूसरों को ऐसे नमस्ते करना है, ये हमारी संस्कृति है। वेस्टर्न संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है, वहां ओपन है। तो हर संस्कृति के जो नियम होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, समान नहीं हो सकते, और वो उस पर निर्भर करते हैं, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पे हमेशा निर्भर करेंगे। इसलिए कथन सही है, लेकिन कारण एकदम से क्या है, गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऐसे प्रश्नों को समझा करो, ये पिछली बार आया एग्जाम में, मैंने तो बनाया, इसकी लैंग्वेज चेंज की है। बाकी एलियट ट्यूटोरियल का सिद्धांत क्या कहता है, माइंड को दौड़ाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, डन, ओके डन। सवेंगु की प्रकृति और ब्रिजेज के सवेंगात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिएगा, अच्छा प्रश्न है इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब लगभग मैंने देखा सेकंड ग्रेड में सिद्धांतों पे प्रश्न पूछे गए, तो आप सिद्धांतों पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। विकास की सभी अवस्थाओं में सवेंग उपस्थित होते हैं। इसमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का गुण होता है, और ये व्यक्ति दर भिन्न होते हैं। देखो विकास की सभी अवस्थाओं में इमोशंस होते हैं, नो डाउट। आप किसी भी बुढ़ापे में भी जाओगे तो भी इमोशंस रहेंगे, इमोशंस कभी खत्म नहीं होते हैं, याद रखना, ठीक है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का मतलब, मान लीजिए अमूमन होता है, आप घर में भी देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे आ रहा है, कोई भी चीज को लेकर आ गया, तो मेरा वो जो गुस्सा है वो किसी और जगह ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैं आप पे किसी भी चिल्ला दूंगा, आप लोगों में फ्रस्ट्रेशन इस समय बहुत आता है, घर वालों की बातों का बुरा मान जाते हैं, अपन घर वालों पे भड़क जाते हैं, ये नेचुरल है, ठीक है। कई बार मम्मी पापा में नाराजगी होती है, तो मम्मी आपको डांट देती है कि पढ़ता नहीं है, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, धीर सिंह सर के वीडियो इतने क्यों देखता है, क्या हो जाएगा इनको देखने से। गुस्सा आ गया मम्मी को, पापा से भेंट हुई थी, पापा को कहीं और गुस्सा आया हुआ था,
उनका दिमाग कहीं और खराब था, वो बाहर गए थे, उनको कोई दिख गया था जो उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, उनका दिमाग खराब हो गया, वो उसमें खोए हुए थे। घर पे आए, मैडम से झगड़ा हो गया, मैडम का आप पे झगड़ा हो गया बच्चों से। अब बच्चे कहाँ जाए, वो किताबों को फाड़ के फेंक देंगे। देव सिंह सर को दो गालियां निकाल दो कि यार सर क्या है, पूरे टाइम मोटिवेट करते रहते हो। इतना भी मोटिवेट कोई करना है कि मत मत मोटिवेट क्या करो। मेरे को कई बच्चे कहते थे "तो इतना मोटिवेट क्यों करते हो"। सही बात है, कायदे की बात है बेटा, करना ही नहीं चाहिए। तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इमोशंस हमेशा ट्रांसफर होते हैं। अब देख ले, इसमें हो गया अपना क्या है, कमल धाकड़ जो है, इसका इमोशन जागृत हो गया, इसने कहा कि प्रिया सामोता वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये इमोशंस का गेम है, इमोशंस हमेशा ट्रांसफर होते हैं, कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है। सवेंगों का जागृत होना और व्यक्ति की बुद्धि आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होती है, अर्थात जो सवेंग होते हैं वो, जो तेज सवेंग होते हैं वो बुद्धि को बढ़ाते हैं। सही बात है क्या। ब्रिजेज के अनुसार बालक का संवेगात्मक विकास सामान्य उत्तेजना से शुरू होकर धीरे धीरे विभेदित और अधिक विशिष्ट हो जाता है। ये कहता है बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। जन्म के समय केवल बच्चे में क्या होती है, उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है। फिर जैसे ही बच्चा 2 वर्ष तक होता है तो सभी संवेगों का विकास हो जाएगा। जैसे 3 माह में बच्चे में दुख आनंद हो जाएगा, 6 माह में भय क्रोध घृणा हो जाएगी, 12 माह में उल्लास अनुराग हो जाएगा, 18 माह में ईर्ष्या नामक संवेग डेवलप होगा, और 24 महीने के बच्चे में सभी संवेग डेवलप हो जाते हैं। लेकिन उन संवेगों में क्या होता है, धीरे धीरे विभेदन, शुरुआत में एक जैसे लगते हैं, फिर वो संवेग विशिष्ट होते जाएंगे। पहले बच्चा प्रेम सबके प्रति व्यक्त करेगा, फिर वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम करेगा, व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत रखेगा, या व्यक्ति विशेष के प्रति, मतलब ये उसके संवेग अलग अलग विभेदित हो जाएंगे। एक ये भी बात बोलता है, भी लाइन नोट कर लेना, ये कहता है अनुक्रिया हमेशा घटती जाती है। अनुक्रिया संवेगों के प्रति एज के साथ क्या होती है, घटती है। घटती का मतलब क्या है, शुरुआत में बच्चे को खुशी होगी तो चिल्लाएगा, खुश होगा, हाथ पैर लपटेगा। अब आपको जब इस एज में आप पहुंच गए स्ट्रगल कर करके, तो आप नौकरी भी लगती हो, चिल्लाओगे नहीं, हाँ यार लग गए, ठीक है, खुशी है। अब जिस बच्चे का वो सिलेक्शन हुआ, उस बच्चे ने कहा सर मेरा तो चयन हो गया, अब उसको खुशी भी होगी, लेकिन उसको ये था कि यार सर को मैं छोड़ के जाऊंगा तो कैसे क्या होगा। मतलब दिमाग में तो ये क्या होता है, एक प्रवृत्ति होती है, मतलब आदमी एक एज के बाद अपनी अनुक्रियाएं घट जाएंगी। ठीक है, शुरुआत में अनुक्रियाएं बहुत अलग होती हैं। तो ये ब्रिजेज का पूरा सिद्धांत पढ़ के जाना। ये नकारात्मक संबंध होता है, ना कि धनात्मक संबंध होता है। जब भी इमोशंस जागृत होते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है नेगेटिवली। जैसे आप मान लो, आप में से बहुत से बच्चों को डर लगता है कि सर मेरा तो नहीं होगा, मैं तो हार जाऊंगा, ये हो जाएगा, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा, आप भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो नेगेटिव संवेग जो होते हैं वो बुद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब भी आपके अंदर डर आएगा, जब भी आप में नकारात्मक संवेग आएंगे, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए पॉजिटिव संबंध नहीं होता, क्या होता है, नेगेटिव संबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी सही। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न था ये। विकासात्मक मनोविज्ञान के उच्चतम सिद्धांत और नैतिक प्रतिमानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एलिजाबेथ हडलॉक के अनुसार विकास परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी प्रकृति अनियत, रैंडम और असंगत होती है। गलत बात है, ये स्टेटमेंट आया हुआ है लेकिन इसमें अलग आया था। विकास परिवर्तनों की कर्मिक श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है, कर्मिक श्रृंखला है, जिसकी प्रकृति नियत होती है, संगत होती है, जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, ये बताया इसने। तो ये स्टेटमेंट एक गलत है, याद रखना। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। हरलोग के अनुसार समाज, ये स्टेटमेंट भी आरपीएससी में आया हुआ सेकंड ग्रेड में, सामाजिक विकास का अभिप्राय मात्र सामाजिक अनुरूपता का अर्जन करना होता है। मात्र वर्ड आते ही गलत हो जाएगा, वैसे ये भी गलत है। इसने कहा था सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, सामाजिक परिपक्वता वर्ड बोला है इसने, तो सामाजिक अनुरूपता नहीं बोला है, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना इसने बोला था, इसलिए ये भी गलत है। पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता, मोरल रिलेटिविज्म के उद्भव के लिए संज्ञानात्मक अमूर्तता एक अनिवार्य शर्त है। आपको समझना है, जीन पियाजे नैतिक सिद्धांत दिया 1932 में, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड एक किताब लिखी थी। सबसे पहला नैतिक सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने। उसमें इसने 3 अवस्थाएं बताई हैं वैसे, ठीक है, वैसे तो 2 अवस्थाएं हैं, प्रायित अवस्था और स्वायत्त अवस्था, लेकिन उसने 3 और उप अवस्थाएं बताई हैं। उप अवस्था में एक तो उसने नैतिक दबाव की अवस्था बोली है, या नैतिक यथार्थता या नैतिक दबाव, एक नैतिक सहयोग की अवस्था,
ठीक है, और एक नैतिक सापेक्षता की अवस्था। तो नैतिक यथार्थ या दबाव की अवस्था तो वो होती है जहां वो नैतिक नियमों को जैसा वैसा स्वीकार कर लेता है। नैतिक सहयोग की मतलब होती है 9 से 12 वर्ष के बीच में, जहां वो मदद करता है आपस में अदला बदली के आधार पे। और नैतिक सापेक्षता होती है किशोर अवस्था। यहां वो ये मानता है कि नैतिक सापेक्षता मतलब अपने नियम बनाएगा वो। तो इसमें संज्ञानात्मक अमूर्तता यानी मूर्त और अमूर्तता दोनों एक अनिवार्य शर्त होती है। एकदम सही बात है। तो इसमें सी सही है और ए और बी दोनों गलत हैं। तो आंसर केवल हो जाएगा केवल सी सही है। अच्छा प्रश्न था, ये 3% है, मैंने अच्छा बनाया इसको। ओके, डन, वेरी गुड बेटा। ये मतलब समझना है चीजों को, मैंने बहुत सार में बनाए हैं। मतलब एक तो ये होता है कि मैं PYQ लेके पूरा करवा देता, एक मैं आपको प्रश्न बना के मतलब 60-70 प्रश्नों को मिला के प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप में से कई बच्चे कह सकते हैं सर आप कोर्स बेचते हो। अरे भाई मैं तो कोर्स के लिए भी नहीं बोलता हूँ। कौन इतनी मेहनत करता है यार। बना बना के प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऐसी भाषा है तो ऐसे करना, फिर भी आप लोग नाराज रहते हो। अरे सर कोर्स बेचते हो, ये करते हो, वो करते हो। भाई इतनी मेहनत नहीं होती है। और फिर यदि मेहनत करने के बाद कोई बेचता भी है तो क्या गलत है। पूरी दुनिया बेच रही है, सब बेचते हैं। ऐसे देश में कौन है जो नहीं बेचता। सब बेचते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बेच रहे हैं। मार्केटिंग है पूरा गेम। बालक के अभिवृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रैंक का स्टेटमेंट है ग्रोथ जो होती है वो कोशिकाओं सेल्स और शारीरिक अवयवों के आकार में होने वाला परिवर्तन है जो पूर्णतः मात्रात्मक होता है। एकदम सही है। फ्रैंक की परिभाषा आई हुई है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैंक की परिभाषा है। और परिवर्तन ग्रोथ में क्या होता है, मात्रात्मक। अभिवृद्धि और विकास पे डिफरेंस पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के कारण बालक की कार्य क्षमता वर्किंग कैपेसिटी में प्रत्यक्ष गुणात्मक परिवर्तन होता है और यह परिपक्वता के बाद भी निरंतर चलती है। दो चीजें हैं, एक तो कार्य क्षमता में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा विकास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विकास की वजह से। और गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता, वृद्धि की वजह से क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये भी गलत है। और ये परिपक्वता चलती है, भी गलत है। ग्रोथ जो होती है, हाँ ग्रोथ परिपक्वता तक ही चलती है, उसके बाद निरंतर नहीं चलती। तीनों स्टेटमेंट गलत है। विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास के सीक्वेंस में एक रूपता यूनिफॉर्मिटी और पैटर्न पाई जाती तथा यह हमेशा विशेष से सामान्य। देखो विकास के सीक्वेंस में एक रूपता तो पाई जाती है कि विकास का पैटर्न सिर से पैर की ओर होता है, ये यूनिफॉर्म है। संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही पैटर्न से होता है, सिर से पैर, तो ये सही है। लेकिन स्पेसिफिक टू जनरल गलत हो गया। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। केवल एक विकास है नैतिक विकास, वो विशिष्ट से सामान्य होता है, बाकी सब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। तो आंसर इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर गलत सही नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब बी और सी। बी ऑप्शन, वेरी गुड। बी और सी गलत हो जाएंगे, बाकी सब सही। डन। अगला प्रश्न देखना, कितने सारे प्रश्न शामिल हो गए देख लो। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के दौरान किसी परिस्थिति में सही और गलत संबंधी निर्णय लेने में शामिल मानसिक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तार्किकता मोरल रीजनिंग कहा जाता है। सही बात है। देखो ये प्रश्न आया हुआ है, यदि शामिल अपन ये सही है कि गलत है। हिंज की नैतिक दुविधा पे सिद्धांत था कि हिंज ने चोरी की, वो सही था कि गलत था, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो अपन जब रीजनिंग करेंगे ना तो उसको नैतिक तार्किकता बोलते हैं। इसने नैतिक तार्किकता वर्ड आए तो ठीक है, वरना नैतिक दुविधा वर्ड याद रखना। क्या याद रखना, नैतिक दुविधा, मोरल डिलीमा। ये भी आया हुआ प्रश्न है, मोरल डिलीमा भी आ सकता है इसमें, याद रखना। कारण बता रहा है विकास के प्रारंभिक चरण शेष अवस्था में बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है क्योंकि उसकी प्रारंभिक गतिविधियां और रुचियां केवल स्वयं के इर्द गिर्द होती हैं। सही बात है कि बच्चा जन्म के समय सामाजिक नहीं होता, ना सामाजिक बोलते हैं ना असामाजिक बोलते हैं। सामाजिक क्यों नहीं बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसकी जो रुचि है वो सेल्फ सेंट्रिज्म है, इसको उसको स्वार्थी बोलते हैं। उसे अपने आप से मतलब होता है, बाकी किसी और से मतलब नहीं होता है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वो सामाजिक विकास पे और कथन जो है वो नैतिक विकास पे है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दो। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, डन। ओके, अगला प्रश्न देखना बेटा जी। मैकडूगल को देख के जाना, अभी ग्रेड फर्स्ट में भी शायद प्रश्न आया था। मैकडूगल पे प्रश्न आ ही जाता है। इसकी जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं
एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको हार्मिक या वर्तात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। और 14 मूल प्रवृत्तियां हैं: पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, भोजन, अन्वेषण, रचना और हास। ये टोटल मूल प्रवृत्तियां होती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हैं और 14 ही सवेंग बताए। तो 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 सवेंग, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये मिलान करना। पलायन का जो सवेंग है क्या होगा? पलायन मतलब सबसे पहली मूल प्रवृत्ति है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण मूल प्रवृत्ति पलायन होती है। और पलायन का जो सवेंग होता है वो होता है भय। क्या होता है? भय। डर सबसे महत्वपूर्ण सवेंग है। डर से बड़ा कोई सवेंग नहीं है। जिसको डर लगने लग गया ना, वो जिंदगी गंवा बैठेगा। तो लाइफ में डर जिसमें बैठ गया ना, उसका पेपर खराब हो जाएगा, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरे बारे में लोग ये कहेंगे, मैं मर जाऊंगा, पेपर खराब हो गया तो घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार ये सोचेंगे। मतलब ये डर है ना, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। लाइफ में डर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये भय होता है। युत्सा मतलब युद्ध प्रियता, जब आपके मन में आ जाए कि मार दूं, मर जाऊं, गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये क्रोध होता है बेटा। ये क्या होता है? क्रोध होता है। तो ये क्रोध इसमें आएगा युद्ध प्रियता में। निवृत्ति, अप्रियता, रेपुलेशन, जब आप किसी को देख के आप में फील आता है कहां से आ गया। जैसे मान लो कोई बच्चा मेरे से नफरत करता है, ठीक है ना। नफरत किसी से भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपसे नफरत नहीं करेंगे। 100% नफरत हो सकती है। कोई भी बच्चा, हो सकता है मैं उसे पसंद नहीं हूं, आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो वो मुझसे नफरत कर सकता है। और आप हमेशा याद रखना, ये पक्ष हमेशा मिलेगा आपको कि मुझे सब बच्चे पसंद करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। मुझसे कुछ बच्चे बहुत अलग लेवल की नफरत भी करते हैं, वो उनका विषय है। तो उनके अंदर वो मेरे प्रति कौन सा भाव है? नफरत। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति है, अप्रियता। मतलब ये कब होता है? जब आप में घृणा का फील आ जाता है। और जिज्ञासा क्या आता है? ज्ञानात्मक पक्ष, जब आप जानने की इच्छा रखते हो तो वो आश्चर्य है। और शरणागति मतलब सर मुझे अपनी शरण में शामिल कर लो, धीर सर प्लीज मुझे जोड़ लो, बस मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मतलब संवेदना, कष्ट में हो तुम, क्या पता सर के पास जाने से लाइफ बदल जाए, ये फील होता है। तो ये कष्ट आता है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लो बेटा, कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए में थर्ड, हाँ, बी में फोर्थ, मिलान कर लेना ना। हाँ यही हो जाएगा, बी में फोर्थ हो गया, फोर्थ बी में थोड़ी होगा, बी में 5, हाँ क्रोध, ठीक है। सी में 1, ओके। ए हो जाएगा शायद, है ना, सभी का यार है ना बेटा। 2021 की बुक और अब की बुक में बहुत मैटर चेंज हो गया। अब जैसे ये कई कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, नैतिक विकास से बहुत सारी नई चीजें आ गई। पुरानी किताब तो अब प्रासंगिक नहीं रही, नई किताब लेनी पड़ेगी आपको, है ना। या तो समग्र मनोविज्ञान आ जाएगी मंडे को, जो हर ग्रेड के लिए होती है, भी मोटी किताब होती है, लेकिन उसमें आप जो आपके सिलेबस में वो टॉपिक पढ़ना। तो वो रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कोई भी भर्ती के लिए आप पढ़ सकते हैं। रीट, सीटेट, हर भर्ती के लिए वो एक मोटी किताब आती है, लेकिन वो आप उसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाएं। तो समग्र मनोविज्ञान ले लो, नया एडिशन आ रहा है मंडे को। और अंतिम प्रश्न आपका ये रहा, अच्छा प्रश्न है। 14 वर्ष की रीमा मानती है कि उसकी कक्षा के सभी छात्र केवल उसकी नई ड्रेस को देख रहे हैं। रीमा नई ड्रेस पहन के आई, और नई ड्रेस पहन के आई तो सगड़ा रीमा की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये रीमान लाग रहे है, देखा कोई को नहीं। आज को टाइम बहुत अलग होगा, पहला लोग देखा करता, आजकल कोई ने टाइम ही को नहीं। यदि वह बाइक तेज चलाएगी तो उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो विशेष है। बा कह रही है कि मैं कहीं की बाइक तेज चलाऊं, मेरे कुछ को नहीं उसका, मैं स्पेशल। यह व्यवहार किशोर अवस्था के अहम केंद्रवाद, इगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। बताओ ये सही बात है? कारण बता रहा है, किशोर अवस्था में काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस के कारण किशोरों को लगता है कि सभी लोग उन्हें ही नोटिस कर रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत दंत कथा के कारण वे खुद को अजय और सबसे अलग मानने लग जाते हैं। बताओ कथन कांड दोनों सही है क्या? ये प्रश्न बहुत बार आ गया। बताएं। हाँ, ए और आर दोनों सही और आर की सही व्याख्या करती है। तो इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब ये होता है कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सब मुझे नोट कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लो मैं कुछ भी टी शर्ट पहन के आया तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चे आज देख रहे हैं, धीर सिंह सर देख यार कितना प्यारे सी टी शर्ट पहन के आए हैं। ठीक है, यार धीर सिंह सर तो यार
तो मुझे लग रहा है जबकि आपका ध्यान ही नहीं है भाई टी शर्ट की तरफ, आपका ध्यान नहीं, आप प्रश्नों में खोए बैठे हो, आग लग रखी है आपके सेकंड में, ये टॉपिक क्लियर होता है पूरे के पूरे पीवाई क्यू हल हो गए, समझ गए? तो मेरे को लग रहा है कि आप मुझे नोट कर रहे हो, तो इमेजिनरी ऑडियंस है। पर्सनल फीबल क्या होता है? जब आदमी इस धीर सिंह सर ये मानने लग जाएंगे साइकोलॉजी मेरे जैसे किसी को नहीं, अरे भाई कुछ नहीं है, आप मुझे अच्छी आती हो सकता है मेरे से बढ़िया भी किसी को आती हो। पर्सनल फीबल का मतलब है मैं सबसे अलग हूं, मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये फील आदमी को क्या भगवान वाला फील आने लग जाता है। कई टीचर्स को आप देखना, वो भगवान की तरह मानते हैं, वो आम बच्चे से बात नहीं करते हैं, आम बच्चे से उसके फोन कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? वो मतलब ऐसे ओरा बना के रखते हैं मार्केटिंग के माध्यम से कि ऐसा लगता है यार इनसे मिलना, इनसे बात करना कितनी बड़ी बात होती है। मार्केटिंग गेम होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। और उनमें धीरे धीरे टीचर्स में फील आने लग जाता है कि हम भगवान के रूप में, हम अवतरित होकर लोक देवता के रूप में पधारे हैं, और धीरे धीरे हमें जो है वो बच्चे ऐसे करेंगे कि बस ये भगवान है, लोक देवता है, देख लिया इसको। तो ये पर्सनल फीबल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ओके, डन। ये टोटल 15% है, इस 15% से ग्रेड सेकंड के सभी पी वाई क्यू आ गए। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। गुड नाइट।